नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर है और इस विषय में इसलिए जाना जरूरी है कि इसी की वजह से सारा पंगा है ईपीएस 95 में। और हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी पेंशन फाइनल नहीं हो रही है। ये देखिए, हमें एक तो यह है कि हम सरकार को ब्लेम करें, ईपीएफओ को ब्लेम करें कि भाई ईपीएफओ पेंशन नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी। लेकिन रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हम सब लोग इंसान हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके हम कारण में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एवरी ईयर किसी भी फंड का एक्चुरियल एनालिसिस कराती है। समझ गए आप, एक्चुरियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम एक्चुअरी की बात करेंगे कि एक्चुअरी क्या होता है और एक्चुअरी क्यों अपॉइंट किए जाते हैं और ये इस वजह से प्रॉब्लम हमें कहां आ रही है। तो चलिए हम एक्चुअरी को पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअरी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा, चलिए हम दूसरी उस पर चलते हैं। हमारे देश के अंदर एक IAI है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। यह हमारे देश की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया था और 2006 में एक एक्ट लाया गया था, उसके अंतर्गत इस संस्थान को बनाया गया था। एंड यह संस्थान फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोडल एजेंसी के अंतर्गत काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। अब एक्चुअरीज करते क्या हैं? एक्चुअरीज एनालाइज द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज हमें इतनी पेंशन मिल रही है, कल कितनी मिलेगी, परसों कितनी मिलेगी, अगले 20 साल बाद कितनी मिलेगी, जिंदा रहने तक कितनी मिलेगी। इसका एक एनालिसिस करके, फाइनेंशियल कॉस्ट एनालिसिस करके, और वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह हमारे देश के जितने भी संस्थान हैं, हमारे देश के संस्थान कौन कौन से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे पेंशन फंड हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर हो, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी रिलेटेड सेक्टर हो, एंटरप्राइज सेक्टर हो, पेंशन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सभी लोग, ये सभी कंपनियां, चूंकि इनके पास बड़े बड़े फंड होते हैं, लाखों करोड़ के फंड होते हैं, उस फंड को मैनेज करने के लिए अलग टीम होती है और उसका एनालिसिस करने के लिए अलग टीम होती है। और ये जो एक्चुअरीज होते हैं, ये कैलकुलेशन जो करते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज करते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं और ऑल फाइनेंशियल थ्योरीज, जिसमें हम पोटेंशियल रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि इस बिजनेस में क्या रिस्क है और फंड कहां होने वाला है, फंड का क्या होने वाला है। तो इस तरह मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि एक्चुअली क्या होते हैं। और एक्चुअली देखिए, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ना मैं एक्सपर्ट हूं और ना ही आप एक्सपर्ट हैं, भले ही कुछ लोग हम एक्सपर्ट समझने लगे, लेकिन जब हम किसी चीज की तह में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि रीजन क्या है। तो यह बताया मैंने एक्चुअली के बारे में। अब ईपीएफओ ने भी अपने एक्चुअली रखे हुए हैं। देखिए, ईपीएफओ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं और ईपीएफओ ने एक्चुअली भी रखे हुए हैं। और ईपीएफओ बाहर से कराती है इसका एक्चुअली एनालिसिस। एक्चुअली एनालिसिस कराने के बाद ये रिस्क देखते हैं कि हमारे यहां क्या रिस्क है। अब हम आते हैं इस रिपोर्ट पे। देखिए, ईपीएफओ ने 2014 में एक्चुअली एनालिसिस की रिपोर्ट आ गई है, 2015 की आ गई है, 16-17 की कंबाइंड आई थी और 18-19 की कंबाइंड आई थी। उसके ये फिगर दिए हुए हैं। ये रिपोर्ट पहले आती है, फिर गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 7,832 करोड़ का लॉस था, जो 2014 में ईपीएफओ पॉलिसी में चेंजेस किए गए वो इस लॉस की वजह से किए गए कि इन्होंने कहा कि हमारा अकाउंट डेफिसिट है।
जब पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपने पार्लियामेंट के जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें बार बार ये कहा गया है कि अकाउंट डेफिसिट में है, अकाउंट डेफिसिट में। वो ये रीजन है कि ये एक्चुअली एनालिसिस की वजह से ये डेफिसिट दिखाया गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम 2018-19 का एग्जाम्पल लेंगे। 18-19 की इन्होंने कंबाइंड रिपोर्ट बनाई है और कंबाइंड रिपोर्ट जो बनाई है उसमें उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि कहां गलती है। देखिए 4,68,4,89,000 और 899 हमारे 2019 में एक्टिव मेंबर थे, जैसे कि आज की डेट में आपको पता है कि लगभग 7.5 करोड़ के आसपास है। और 64 लाख लोग, 64,51,749 लोग पेंशनर्स थे। ये 2019 की बात कर रहा हूं, 31/3/2019। आज की डेट में कितने हैं हम साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, हमें लगभग सभी को फिगर याद है। आज की डेट में लगभग 75 लाख, ठीक है। आज की डेट में मतलब 31/3/2023 को 75 लाख थे। 16,92,00,000 और 58,709 इतने अकाउंट इनएक्टिव पड़े हुए हैं, यानी ये लगभग 17 करोड़ हो गए। 2019 में ही 17 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जो इनएक्टिव पड़े हुए हैं, जिनको कह सकते हैं हम डोरमेंट पड़े हुए हैं, जिनको डेफर्ड बेनिफिशियरीज, जिन्होंने अपना अकाउंट क्लेम ही नहीं किया है, अपना अमाउंट क्लेम ही नहीं किया है। यानी इनएक्टिव अकाउंट 17 करोड़ लगभग हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इनमें फंड भी पड़ा हुआ है, निश्चित रूप से इनका फंड भी है। अब इन्होंने, मैं इन दोनों फिगर को छोड़ देता हूं, मैं तीसरी फिगर पे आता हूं। मैं अब इस वाली फिगर पे आता हूं, 4,37,762। ये जो 4,37,462 है, 762 है, ये कॉर्पस है 31/3/2019 का। 31/3/2019 का ये कंबाइंड कॉर्पस है। और इन्होंने जो डेफिसिट दिखाया है 37,000 करोड़ का डेफिसिट दिखाया हुआ है 2019 में। अब हम आते हैं इन दोनों फिगर पे। यही है सारा घपला, और इसको मैं घपला ही मानता हूं। भले ही ईपीएफओ कुछ भी कहे, भले ही एक्चुअली एनालिसिस कुछ भी कहे, भले ही इनके एक्चुअलीज कुछ भी कहे, भले ही उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। देखिए ये है क्या, ये कह रहे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स, यानी जितने भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अब इस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं, रेट परसेंटेज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने ईयर के लिए निकाला है, कितना पीरियड है, ये नंबर ऑफ पीरियड बोलते हैं, यानी 12 महीने के लिए निकाला है, ये अमाउंट है किस अमाउंट पे निकाला है, ये इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और आपको पता है ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है। ये रिपोर्ट कहीं भी, जिस तरह ईपीएफओ एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, इस तरह इन्होंने एक्चुअली की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो देश के खासकर ईपीएस पेंशनर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक्चुअरीज हैं, उनसे ईपीएफओ के लोग हैं, हमें उनसे पता करना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है। तो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स निकाली है 10,32,537 करोड़। 10,32,537 करोड़ 19 में निकाली थी इन्होंने। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन प्राप्त होंगे उसकी निकाली है 5,57,418। अब प्रश्न यह है कि यह कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। आपने ये दोनों वैल्यू कैसे निकाली है, किस आधार पे निकाली है, यही हम जानना चाहते हैं, और यही सारा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने पेंशनर्स की एवरेज एज क्या ली है, एवरेज पीरियड क्या लिया है, स्पाउस की एज क्या ली है, एवरेज पेंशन क्या ली है और कितने साल के लिए है, तब ये चीजें प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। प्रेजेंट वैल्यू का सिंपली वही फॉर्मूला है, आपने कॉमर्स में या जो लोग हैं वो उन्होंने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जिस तरह हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। कंपाउंड इतने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं मतलब वो फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, इतने साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। अब इन्होंने कहीं भी ये डिस्क्लोज नहीं किया है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्या किसी के पास ये रिपोर्ट है। हमने आरटीआई में ये रिपोर्ट मांगी है, आने दीजिए, देखेंगे क्या होता है।
अब इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक एक्चुअरी की रिपोर्ट सबमिट की है और उन्होंने कहा कि यदि इतने लाख लोगों को पेंशन देनी पड़ गई तो 15 लाख करोड़ का, 15,98,000 करोड़ है, शायद 16 लाख करोड़ के आसपास मानिए, 16 लाख करोड़ का अकाउंट डेफिसिट होगा, यह कहा गया है। 16 लाख करोड़ का अकाउंट डेफिसिट होगा। यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप यह डिसीजन दे दिया और किसी भी एडवोकेट ने इसको चैलेंज नहीं किया। मालूम चला है, यह गलत भी हो सकता है, मैं इसको सही नहीं करता, ऑथेंटिक नहीं कहता, क्योंकि मैंने कहीं भी देखा नहीं है कि इन्होंने 85 इयर्स एज लेकर एक मैक्सिमम पेंशनर जो था उसका एग्जाम्पल लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। भाई मिनिमम का क्यों नहीं किया, भाई एवरेज क्यों नहीं ली आपने? एवरेज एज पेंशनर्स की जो देश के अंदर है वो 71.8 इयर्स है। आप उसे 72 इयर्स मान लीजिए, आप 85 इयर्स कैसे ले सकते हैं? आप सिद्ध कीजिए कि इस देश के अंदर पेंशनर्स की एज 85 इयर्स है। आपने मोर्टिलिटी रेट लिया है कि नहीं है? 1.5 लाख पेंशनर्स तो हमारे एवरी ईयर मर जाते हैं और उसमें आप कह रहे हो 85 इयर्स एज है। 85 हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। इसीलिए जब तक एक्चुअल रिपोर्ट हमारे सामने ना हो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनकी स्थिति, ईपीएफओ क्या हमसे छिपा रहा है और गवर्नमेंट क्या हमसे छिपा रही है। यदि गवर्नमेंट को क्लीन हैंड सामने आना चाहिए और ईपीएफओ को भी क्लीन हैंड सामने आना चाहिए और यह बताना चाहिए कि यह रिपोर्ट हमने इस पे निकाली है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बाकायदा एक व्हाइट पेपर लेके आइए और व्हाइट पेपर में यह डिक्लेयर कीजिए कि आपने ये डेफिसिट कैसे निकाला है। किसी भी कीमत में यह नहीं आता। और मैंने एक एनालिसिस पेश किया था जिसमें मेरे पास, मैं जस्ट आज दिखा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज, मैंने 2011 से लेकर 2023 तक की पूरी स्टडी की है। ये 2011 से लेकर 23 तक के पूरे डेटा हैं। इसमें जो एवरेज इंक्रीज आता है, पेंशनर्स का एवरेज इंक्रीज देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन में एवरेज 14% का इंक्रीज हुआ है 2011-12 से लेकर पिछले 10 सालों में। इंटरेस्ट में 13% का इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में। इस तरह जब हमारा इंक्रीज एवरी ईयर हो रहा है तो हम नहीं मानते कि हमारा किसी भी कीमत पर अकाउंट डेफिसिट होगा। और दूसरा, 2014 के बाद आपने हायर पेंशन देना बंद ही कर दी है। मींस जो 2014 के बाद आपने ऐसे किसी आदमी को मेंबर ही नहीं बनाया है जिसकी हायर पेंशन हो सके, भविष्य में भी हो सके। यानी 2014 के बाद जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उनकी 7,500 से ज्यादा पेंशन कभी भी नहीं होगी। तो इस तरह यह बहुत मुश्किल है कहना कि इनकी जो रिपोर्ट है वो सही है। हमें 100% इस पे डाउट है कि ये इनकी रिपोर्ट गलत पेश की है और सुप्रीम कोर्ट में भी गलत आंकड़े देकर इन्होंने ये डिसीजन कराया है। यदि ईपीएफओ किसी एडवोकेट को हायर करके 30 लाख रुपए की फीस देकर एक गलत बात कह के और उस पर डिसीजन निकलवा सकता है, तो हमारे वकीलों को भी चाहिए था कि वो इसकी स्टडी करते एक्चुअली रिपोर्ट की। पहली बात, एक्चुअली रिपोर्ट मांगते उनसे और एक्चुअली रिपोर्ट लेने के बाद में उसकी स्टडी करते। तो ये रीजन है इनके डिले करने का। अब ये इसका एक वाया मीडिया ढूंढ रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं। हो सकता है ये पेंशन कुछ कम करने की प्लान बना रहे हों। यही कारण है कि ये डिमांड लेटर इशू नहीं कर रहे हैं, पेंशन इशू नहीं कर रहे हैं अभी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आंकड़ों पे फिर बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। को ले ली थी। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।